नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं AS11 के बारे में। AS11 दैट टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। AS11 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इसमें हम लोग तीन बातों को कंसिडर करते हैं। सबसे पहला बात है फॉरेन ट्रांजैक्शन, यानी फॉरेन करेंसी में लेन देन। दूसरा बात है फॉरेन ऑपरेशन। तीसरा बात है फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शंस के बारे में। अगर आप फॉरेन करेंसी में लेन देन करते हो तो आप अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे, उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ समझते हैं। सबसे पहले आप इनिशियल रिकॉग्निशन करोगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया है उस दिन आप इनिशियल रिकॉर्ड करोगे। उसे किस रेट पे रिकॉर्ड करोगे? स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करोगे या फिर अप्रॉक्सीमेट रेट पे रिकॉर्ड करोगे? तो इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है? फॉरेन करेंसी इनटू स्पॉट रेट और अप्रॉक्सीमेट रेट। इनिशियल रिकॉग्निशन करने के बाद आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करोगे ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। पहले तो आपने इनिशियल रिकॉग्निशन किया, यहाँ हर एक एसेट, हर एक लाइबिलिटीज़, जो भी आपने खरीदा है, जो भी आपने बेचा है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपने हर चीज़ को रिकॉर्ड करा है। लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में आप रिकैलकुलेट करते हो, एक्सचेंज डिफरेंस देखते हो, तो बस FCMI का देखते हो। तो अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि FCMI क्या होता है। तो FCMI स्टैंड्स फॉर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स एंड इट इज़ those assets liabilities whose realization settlement is fixed under contract. FCMI are assets liabilities whose realization settlement is fixed under contract. फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, BR, BP, ये सब एसेट्स है या फिर लाइबिलिटीज़ है जिसका रियलाइजेशन और सेटलमेंट इज़ फिक्स्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। याद रखने वाली बात यहाँ ये है कि फिक्स्ड एसेट, लोकल डेटर्स, लोकल पेएबल, इन्वेस्टमेंट नॉट फिक्स्ड रियलाइजेशन, ये सब FCMI नहीं कहलाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे, इनिशियल रिकॉग्निशन कर रहे थे, फिर हम लोग बात कर रहे थे कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करेंगे ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा? स्टेप 1 इज़ पहले FCMI सेलेक्ट करना पड़ेगा। FCMI क्या होता है? FCMI आर एसेट्स लाइबिलिटीज हुज रियलाइजेशन सेटलमेंट इज फिक्स्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। फिर FCMI को क्लोजिंग रेट पर कैलकुलेट करो दोबारा। पहले तो आपने इनिशियल रिकॉग्निशन में ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट्स पे कैलकुलेट किया था। अब यहाँ क्लोजिंग रेट से कैलकुलेट करना है, लेकिन बस FCMI को कैलकुलेट करना है, हर चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना है। FCMI को पहले सेलेक्ट करना है, फिर FCMI को क्लोजिंग रेट पे रिकैलकुलेट करना है। फिर जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस तो आना पक्का ही है, क्योंकि क्लोजिंग रेट कुछ और होता है, स्पॉट रेट कुछ और होता है। तो जब आपने स्पॉट रेट में कुछ कैलकुलेट करा होगा और फिर क्लोजिंग रेट में जब आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। इस एक्सचेंज डिफरेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा, यही तो हम लोग को जानना है। इस एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट क्या है, इस चार्ट से आप समझ सकते हो। एज़ पर पैरा 13 एंड एज़ पर पैरा 46, पैरा 13 और पैरा 46 इसका ट्रीटमेंट को बताता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो पैरा 13 बोलता है, ये कह रहा है FCMI चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, PNL में जाएगा। पैरा 13 कहता है कि FCMI का जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, PL में ही जाएगा। पैरा 46 कहता है अगर FCMI लॉन्ग टर्म है तो चेक करो क्या ये डिप्रेसिएबल एसेट के लिए है। अगर हाँ तो ट्रांसफ़र टू एसेट अकाउंट, अगर ना तो ट्रांसफ़र टू FCMIT अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर FCMI शॉर्ट टर्म है तो ट्रांसफ़र टू PL। बात कर रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो पैरा 13 कहता है अगर FCMI लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, कुछ भी हो FCMI तो वो PL में जाएगा। पैरा 13 इज़ वेरी क्लियर कि FCMI पे जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो PL में जाएगा, सिंपल। लेकिन पैरा 46 कहता है अगर FCMI लॉन्ग टर्म है तो चेक करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएबल एसेट के लिए है। अगर डेप्रिसिएबल एसेट के लिए है तो एसेट अकाउंट में डालना पड़ेगा, और डेप्रिसिएबल एसेट के लिए नहीं है तो मिड डिफरेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर FCMI शॉर्ट टर्म है तो चेक करने की बात ही नहीं है। FCMI अगर शॉर्ट टर्म है तो ट्रांसफ़र टू PL। तो यहाँ पर अगर समराइज़ करोगे कि पैरा 13 पैरा 46 क्या कह रहा है, तो पैरा 13 पैरा 46 शॉर्ट टर्म FCMI पे तो डायरेक्टली कह रहा है कि PL में डाल दो, शॉर्ट टर्म FCMI सीधा डाल दो PL में। लेकिन लॉन्ग टर्म FCMI में पैरा 46 बोलता है कि रुको, अगर लॉन्ग टर्म FCMI है तो चेक करना पड़ेगा कि ये क्या डेप्रिसिएबल एसेट के लिए है। अगर डेप्रिसिएबल एसेट के लिए है तो ट्रांसफ़र टू एसेट अकाउंट कर देंगे, अगर डेप्रिसिएबल एसेट के लिए नहीं है तो मिड डिफरेंस अकाउंट के लिए कर देंगे। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग AS11 को स्टार्ट किए थे, दैट टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। उसमें हम लोग बात कर रहे थे फॉरेन ट्रांजैक्शन के बारे में, यानी ट्रांजैक्शन जब हम लोग करेंगे फॉरेन करेंसी में तो उसको हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में।
पहले इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करेंगे ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ट्रांजैक्शन के दिन में हम लोग फॉरेन करेंसी को स्पॉट रेट में कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो अप्रॉक्सीमेट रेट में कैलकुलेट करेंगे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में रीकैलकुलेट करेंगे हम लोग, लेकिन बस FCMI को रीकैलकुलेट करेंगे। अब FCMI क्या होता है? FCMI आर एसेट्स लाइबिलिटीज हुज रियलाइजेशन सेटलमेंट इज फिक्स्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, BR, BP। बट लोकल डेटर्स, लोकल पेबल्स, लोकल इन्वेस्टमेंट्स दैट नॉट फिक्स्ड रियलाइजेशन आर नॉट FCMI। तो हम लोगों ने देखा कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में सबसे पहले FCMI सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को FCMI को क्लोजिंग रेट पे रीकैलकुलेट करना पड़ेगा। रीकैलकुलेट करने से कुछ डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस कहेंगे और उसका ट्रीटमेंट को हम लोग यहाँ जानेंगे। तो पैरा 13 कहता है कि चाहे FCMI लॉन्ग टर्म हो या चाहे FCMI शॉर्ट टर्म हो, वो PL में ही जाएगा उसका एक्सचेंज डिफरेंस। लेकिन पैरा 46 कहता है अगर FCMI लॉन्ग टर्म है तो चेक करना पड़ेगा ये डेप्रिसिएबल एसेट के लिए है, अगर हाँ तो ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट, अगर डेप्रिसिएबल एसेट के लिए नहीं है तो ट्रांसफर टू FCMIT डिफरेंस अकाउंट, और अगर FCMI शॉर्ट टर्म है तो ट्रांसफर टू PL। यानी इन शॉर्ट पैरा 13 हो या पैरा 46, अगर FCMI शॉर्ट टर्म है तो PL में जाएगा, लेकिन अगर FCMI लॉन्ग टर्म है तो पैरा 13 बोलता है कि इसको भी PL में ही डालो। पैरा 46 कहता है कि नहीं, अगर लॉन्ग टर्म है, अगर डेप्रिसिएबल एसेट के लिए है तो एसेट अकाउंट में डालो, और लॉन्ग टर्म है लेकिन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए नहीं है तो FCMIT डिफरेंस अकाउंट में डालो। अब हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर बाइंग, सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑन फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में जो हम लोग को बाइंग या सेलिंग करना होता है तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेकुलेशन यानी सट्टा, और फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग यानी सुरक्षा। तो कहानी समझिए, इस स्पेकुलेशन में आपने क्या किया, आपने बैंक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज डॉलर का रेट है 64 रुपये, मैं आपको 1 साल बाद यही डॉलर का रुपये 68 रुपये हो जाएंगे, तो बाकी का 4 रुपये का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आप मुझे दे दोगे। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन में होता है। लेकिन हेजिंग में क्या होता है कि आज मैंने सब्जी खरीदनी है, लेकिन सब्जी का यूज़ मुझे आज नहीं है बल्कि 1 साल बाद है, तो मैं आज ही उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा कि देखो भाई आज 64 रुपये बिकता है लेकिन मैं 68 रुपये में आपसे ख़रीद ले रहा हूँ, ताकि मुझे सुरक्षा मिले। हो सकता है ना कि 1 साल बाद जो सामान मैं आज खरीद रहा हूँ उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसीलिए सुरक्षा के लिए मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि मैं आपको इतना रुपये ही दूंगा, यानी 68 रुपये के रेट में ही दूंगा। तो उसे हम लोग हेजिंग कहते हैं। और स्पेकुलेशन में तो हम लोगों को कुछ खरीदना नहीं था, किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए था, हम लोग को तो पैसा बनाना था। हम लोगों ने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज 64 है, 68 में मैं खरीद लूँगा, अगर पैसा उससे पैसा घटेगा, रेट घटेगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, रेट बढ़ेगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। स्पेकुलेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट माइनस एग्रीड फॉरवर्ड रेट। अगर अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है और आगे जो हम लोगों ने मार्केट प्राइस पे एग्री किया है, वो उन दोनों के डिफरेंस जो आएगा वही डिफरेंस तो स्पेकुलेशन में प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। लेकिन हेजिंग में देखिए, हेजिंग में तो सुरक्षा हम लोग का मैटर कर रहा था, तो यहाँ अगर हम लोग को लॉस भी होगा तो हम लोग उसको लॉस नहीं कहेंगे, उसको कह देंगे हम लोग हेज प्रीमियम, क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियम पे किया ताकि हमको सुरक्षा मिल पाया। तो हेजिंग का क्या था फॉर्मूला, स्पॉट रेट माइनस एग्रीड फॉरवर्ड रेट। हम लोगों ने स्पॉट रेट देखा कि अभी कौन सा रेट है, और हम लोगों ने एग्रीड फॉरवर्ड रेट में क्या एग्री करा था, उस दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस हुआ तो वो हेज प्रीमियम कहलाता है। लेकिन स्पेकुलेशन में करंट मार्केट प्राइस यानी करंट मार्केट रेट ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट माइनस एग्रीड फॉरवर्ड रेट टोटल प्रॉफिट और लॉस कहलाता है। तो सबसे पहले पूरे को समराइज करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे AS11 के बारे में, दैट टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इसमें हम लोगों को 3 बातें डिस्कस करनी थी। सबसे पहला था फॉरेन ट्रांजैक्शन, फिर था फॉरेन ऑपरेशन और फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले फॉरेन ट्रांजैक्शन, इसमें हम लोग 2 चीज़ करते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर हम लोग सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते हैं ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग हर फॉरेन एक्सचेंज को, जितना भी हम लोगों ने फॉरेन में डील किया है, हर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन स्पॉट रेट या फिर अप्रॉक्सीमेट रेट। तो उस केस के लिए फॉरेन करेंसी इनटू स्पॉट रेट और अप्रॉक्सीमेट रेट, फिर हम लोग सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते हैं। लेकिन चूंकि हमने पहले इनिशियल रिकॉग्निशन में हर एसेट, हर लायबिलिटी, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था, लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हम लोग हर चीज़ को नहीं करेंगे, बस FCMI को करेंगे। तो अब बात आता है कि FCMI होता क्या है। FCMI स्टैंड्स फॉर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स एंड इट इज़ एसेट्स और लाइबिलिटीज हुज रियलाइजेशन सेटलमेंट इज फिक्स्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के लिए डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, BR, BP। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज लोकल डेटर्स एंड लोकल पेबल्स आर नॉट
FCMI। तो सबसे पहले सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में सबसे पहले हम लोग FCMI सेलेक्ट करते हैं, फिर FCMI को क्लोजिंग रेट पे रिकैलकुलेट करते हैं, फिर जो भी डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस कहते हैं, और उस एक्सचेंज डिफरेंस का कुछ ट्रीटमेंट होता है। तो पैरा 13 हो या पैरा 46 हो, अगर शॉर्ट टर्म FCMI है तो वो PL में जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म FCMI है तो पैरा 13 बोलता है कि ये जाएगा PL में, लेकिन पैरा 46 कहता है कि लॉन्ग टर्म FCMI है तो चेक करो कि डेप्रिसिएबल एसेट के लिए है, अगर है तो एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, अगर नहीं है तो ट्रांसफ़र टू FCMIT अकाउंट हो जाएगा। याद रखने वाली बात है कि पैरा 13 सच्चा है, पैरा 46 इज़ टेम्पररी। अगला पॉइंट आता है फॉरेन ऑपरेशन, जिसमें नीफो या ईफो आता है, ये हम लोग ब्रांच अकाउंट में पढ़ चुके हैं। अब आता है फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर बाइंग सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑन फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में बाइंग सेलिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेकुलेशन यानी सट्टा, और हेजिंग जो सुरक्षा। सट्टा के लिए करंट मार्केट रेट ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट लेस एग्रीड फॉरवर्ड रेट, जो डिफरेंस आएगा वो है टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस। हेजिंग के केस में स्पॉट रेट माइनस एग्रीड फॉरवर्ड रेट, तो आता है हेज प्रीमियम। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आते हैं, चलिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी? फॉरेन करेंसी, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, इफ़ पैरा 46 इज अप्लाइड देन डिस्क्लोज फैक्ट। सबसे पहले आपको फॉरेन करेंसी डिस्क्लोज करना होगा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस डिस्क्लोज करना होगा, और पैरा 46 अप्लाई किए हो तो उसके लिए भी आपको डिस्क्लोज फैक्ट करना पड़ेगा। तो दैट वाज होल समरी। उसके बाद अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।